का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और उसका चौथा अध्याय चल रहा है जिसका नाम है जलवायु। और जलवायु में हम पढ़ चुके हैं मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है और किस तरह समदाब रेखाएं पवनें आती है। और शीत जलवायु के बारे में शीत ऋतु का तापमान पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु का तापमान। तो तैयार हो जाइए सारे। तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। बढ़ता है ना मार्च अप्रैल में। अप्रैल मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कूलर वगैरह पंखा लगा के हम कितने गर्मी होती है, ठीक है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। देखो बढ़ता ही जाता है आगे आगे। मई में ताप की पेटी और उत्तर की तरफ खिसक जाती है, जिसके देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का होना असामान्य बात है। 48 डिग्री के आसपास पहुंच जाती है, देखो, ठीक है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है। ग्रीष्म ऋतु क्या कम होती है। उत्तरी भारत जैसे प्रखर नहीं होती, नहीं इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उत्तरी भारत में होती है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिम घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दिशा में फैलती है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे आता है गर्मियों में, ठीक है। इतना होता है, कभी बारिश हो जाती है तो बस वही 30-35 रहता है। फिर भी वायुदाब और पवनें देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जलवायु में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायनमान मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के द्रातलीय संचरण को क्या करती है, आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिम तट, पश्चिम बंगाल के तट और बांग्लादेश के दक्षिणी पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनी है। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क व तप हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती है। लू चलती है ना अपने इस क्षेत्र में। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियाँ चलती है। पता होगा आपको, एकदम रात को आंधी आती है, पता ही नहीं चलता। शाम को खाना वगैरह खाने बैठते और एकदम बड़ी तेज़ से आंधी आ जाती है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश, सुखद और शीतल हवाएं लेके आती है। कई बार ठंडी हवाएं आती है और उसके साथ बारिश भी होती है। कई बार रेत ही रेत आती है सीधी। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की वृद्धि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क और आर्द्र वायु संततियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं कई बार। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान देखो। आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछारें पड़ती है, जो केरल और तटीय कर्नाटक में ये आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहती हैं, यानी आम के फल को ये फ़ायदा पहुंचाती है, इसलिए आम्र वर्षा होगी, क्योंकि आम को जल्दी पकने में सहायता देती है। एक होती है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती जो कहवा उत्पादक क्षेत्र है वहाँ कहवा के फूल खिलते हैं, इसलिए फूलों वाली बौछार होगी। काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जाता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। ये चाय, पटसन, चावल के लिए पवनें अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है, यानी बैसाख के महीने में ये चक्रवात तूफान आते हैं और
फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए काल बन के आता है, इसलिए काल बैसाखी कहते हैं। लू, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। अब देखिए, जो अब हमारा मानसून चल रहा है ना, अभी मानसून खत्म हुआ है, वर्षा ऋतु, ये दक्षिण पश्चिम मानसून था, ठीक है, यानी वर्षा ऋतु इसको कहते हैं। जो महीना हम कह सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वर्षा ऋतु होती है। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वे हिंद महासागर से आने वाले दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु संचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है। फिर देखिए, ये नक्शा देख सकते हो आप। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इनकी आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है। आपने कहते ना मानसून आ गया, केरल सीमा पे आ गया, आने वाला है 5 जून को और 25 मई को। जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह का, आंतरिक हमारे राजस्थान वगैरह में जुलाई में आता है। देखो, मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। जो ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती है, ऊंचावच और उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित करते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मानसूनी पवनें, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती है। इसकी एक शाखा को पश्चिम घाट रोक लेते हैं। पश्चिम का घाट है ना, पश्चिम का घाट कौन सा है? ये भारत का निचला हिस्सा, ये पश्चिम घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो यहाँ से ऐसे वर्षा आएगी दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, तो इसे टकराएगी ना, तो यहाँ से टकराएगी और यहाँ से एक शाखा इधर निकल जाएगी, ऐसे सीधी एक शाखा इधर सीधी निकल जाएगी। अब कौन कौन सी शाखा देखो, पश्चिम घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिम घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनान्मुखी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्या जाता है, जहाँ वर्षा नहीं होती है वृष्टि छाया। कोझिकोड, मंगलोर, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर कीजिए। अरब सागर से उठने वाले मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पड़ी थी ना अपने की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। देखो, एक शाखा यहाँ, एक शाखा इधर चली गई और एक शाखा इधर चली गई। अब ये शाखा इधर से टकरा के इधर आएगी, ये शाखा इधर से टकरा कर इधर आएगी और दोनों आपस में मिल जाएगी, तो खूब बारिश होगी यहाँ पे, ठीक है। टकरा गई। उसके बाद देखिए, इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीपीय और कच्छ से टकराती है। वहाँ से अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब, हरियाणा में यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में प्रवेश करती है, ठीक है। हिमालय रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है ये, और बड़ा ऊंचा ग्राउंड भी है, ये क्रिकेट का मैदान भी है। अब देखो, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट और दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर अपेक्षा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन 2 भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है।
यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके दो कारण हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर है। ठीक है, अब देखो ये है, यहाँ से ये मानसून आएगा ना, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये तमिलनाडु का तट सूखा रह जाएगा। यहाँ से तीसरी शाखा आएगी, वो सीधा इधर निकल जाएगी। अब ध्यान रखना, अब हमारा महीना चल रहा है सितंबर। अक्टूबर में ये जो मानसून गया हुआ ना वापस आएगा, इससे मानसून वापस ऐसे आएगा ना, मानसून आएगा तो अब यहाँ आके टकराएगा तो यहाँ बारिश होगी जाड़ों के दिनों में। अक्टूबर नवंबर में यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी, खूब बारिश होगी। ठीक है, अब देख लेना, सुन लेना। अब न्यूज़ में आपको अखबारों में मिलेगा कि देखो लौटते हुए मानसून से यहाँ बारिश हो सकती है, यहाँ तूफान आ सकता है। ठीक है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो मानसूनी वर्षा की विशेषता, दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच और भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनानुमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर होती है। कोलकाता कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पटना में 105 सेंटीमीटर बिहार में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। देखो घटती जाती है ना। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के लिए आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। कहने का मतलब बदल बदल के जगह बदल के बारिश होती है, रुक रुक के बारिश आती है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा बनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का प्रदान होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुछ वर्षा का 3/4 भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर तक होता है। अब कई बार वर्षा सामान्य से पहले समाप्त हो जाती है, जिससे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है और शीतकालीन फसलों को बोने में कठिनाई होती है। अब कल पढ़ेंगे मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी वापस लौटता मानसून है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।